तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सेट सिखाने जा रहा हूं। इस एक ही वीडियो के अंदर मैं सेट का एक एक टॉपिक विद एग्जांपल्स आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हमारा मोटिव सिर्फ एक है कि वन शॉट में ही आपका सारा का सारा चैप्टर बच्चों रिवाइज हो जाए, ताकि क्वेश्चंस करते समय ना आपको ऐसा ना फील हो कि आपका कोई भी कंसेप्ट वीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेट्स होता क्या है, जब भी कभी भी हम किसी भी डाटा को ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके प्रॉपर वे से, वेल डिफाइंड वे से लिख देते हैं, दैट इज नोन एज सेट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि इस पूरे के पूरे इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं उसका एक सेट बनाओ, ठीक है ना, तो इंडिया में गंगा है, यमुना है, कावेरी है एंड सो मेनी रिवर्स है। तो आप क्या करोगे, आप एक ब्रैकेट डालोगे, इस ब्रैकेट के अंदर सारे रिवर्स के नाम लिख दोगे, ठीक है ना। ये कहलाएगा सेट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, सेट को लिखते समय बच्चों दो बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये, किसी भी सेट का जो आपको नाम रखना है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में रखना है। मान लो आप यहां पर रिवर्स के सेट का जो नाम रखना चाहते हो वो आर रखना चाहते हो, तो आर हमेशा किस में होएगा, कैपिटल्स में होएगा। और दूसरी बात ये, जो अल्फाबेट आप सेट के अंदर लिखोगे वो अल्फाबेट हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे, वो कभी भी कैपिटल्स में नहीं होंगे। ठीक है ना। तो सेट क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसको कैसे लिखा जाता है, वो आपने सीख लिया। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो वेज होते हैं। सबसे पहला वे होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का रोस्टर वे, ठीक है ना, जिसको आप बोल सकते हो रोस्टर फॉर्म। और दूसरा वे होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है जी। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, लेट अस सपोज अगर मैं आपको बोलूं 1 से लेकर 5 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं इसका एक सेट बना दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एक ब्रैकेट डालोगे, इस ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर्स लिख दोगे, और उन नंबर्स को डिफरेंटली डिस्टिंग्विशिफाई करने के लिए आप बीच में क्या डालोगे, कॉमास डालोगे। ठीक है, लेट अस सपोज आपने इस सेट का अब नाम रखना है ए, तो आप ए को हमेशा किस में लिखोगे, कैपिटल्स में लिखोगे। ये जो अभी अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिखी है ना, इसी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है जी। अब इसी प्रकार से मान लो मैं आपको बोलूं कि 1 से लेकर 5 तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लिखो, इसका एक सेट लिखो, तो स्क्वायर वाले सेट का आपने एस नाम रख दिया। ठीक है ना, तो वो क्या होएगा, 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी ब्रैकेट के अंदर कॉमास डाल डालकर जो भी डाटा को लिखते हैं, दैट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अब सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट एक और दो बारी लिखने के बाद में आपका हाथ इस पे बैठ जाएगा। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसको। सबसे पहले जब भी कभी भी बेटा आप सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ लिखना शुरू करते हो, आपको कुछ मानना पड़ता है। ठीक है जी, वो मानना हमेशा आपने क्या है, एक्स। ठीक है ना, तो पहला रूल क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपने जो भी लिखना है उस डाटा को या जो आप लिखना चाहते हो उस चीज को आप हमेशा क्या कंसिडर करोगे, एक्स। और स्टेप नंबर 1, एक्स कंसिडर करने के बाद आपको एक्स को डिफाइन करना है। ठीक है जी, तो ये दोनों स्टेप्स करने के बाद आपको ब्रैकेट डाल देनी है, तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में दो रूल्स होते हैं, और वो ये ऐसे हैं कि जब भी कभी भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा बोलना चाहते हैं ना, सच दैट, तो उसको हमेशा किससे डिनोट किया जाता है, 2 डॉट से डिनोट किया जाता है। आई मीन टू से ये मैथ्स की ना एक लैंग्वेज है। मैथ्स के अंदर जब भी हमें सच दैट नाम की चीज लिखनी हो तो हम 2 डॉट्स डालते हैं। जब भी कभी भी आपको बोलना हो वेयर, तो आपको एक डॉट डालना है और एक कॉमा डालना है, जिसको हम बोलते हैं सेमीकोलन। ठीक है ना, तो ये दोनों सबक सीखने के बाद अब आप प्रिपेयर्ड हो सेट बिल्डर फॉर्म सीखने के लिए। अब मान लिया जाए मैं आपको ए नाम के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं हम। ठीक है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ए सेट का नाम लिख देंगे, फिर उसी तरह से हम ब्रैकेट लिखेंगे। अब स्टार्टिंग में हम लिखेंगे, मान लिया जाए एक्स नाम के एलिमेंट्स हैं, सच दैट एक्स नाम के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को, वेयर ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये लेस देन
या इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या है 1 है, और फिर हमने इसको इस ब्रैकेट में कर दिया बंद। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है, इसी पैटर्न को फॉलो करके मैंने लिखा है। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप है x को मानो, तो मैंने मान लिया x को। दूसरा स्टेप क्या है, x को डिफाइन करो। उसके बाद मैंने x को डिफाइन किया, जितने भी नंबर्स ये x मैंने माने थे ना, वो है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स में एक रेस्ट्रिक्शन है, ये सारे के सारे नहीं है, ये 1 से 5 तक हैं। तो ये वाली चीज और ये वाली चीज किसकी कैटेगरी में आ रही है, डेफिनेशन की कैटेगरी में आ रही है। और मैंने यहां पर कुछ सिंबल्स भी यूज किए हैं, जैसे 2 डॉट्स, जहां पर मेरे को बताना था x इज सच दैट, तो मैंने 2 डॉट्स को यूज किया। जब मेरे को बताना था वेयर, तो मैंने किसको यूज किया, सेमीकोलन को यूज किया, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल के अंदर तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म की सारी छोटी छोटी बातें सीखी हैं। अब हमें छोटी छोटी बातें आ चुकी हैं, अब एक बारी फिर से लिखकर देखते हैं। ओके, अब मैं इस S नाम के सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर दिखाने लगा हूं। फिर से मैंने सेट का नाम रख दिया S। एक बार फिर मैं जितने भी नंबर्स हैं, इन सारे के सारे नंबर्स को क्या मान लूंगा, x, सच दैट x किसको बिलोंग कर रहा है इसमें, x यहां पर बेटा नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर से अब मेरे को क्या लिखना है, वेयर, वो नेचुरल नंबर्स क्या सारे के सारे हैं, नहीं भाई, वो नेचुरल नंबर्स भी 5 से छोटे या उसके बराबर हैं, 1 से बड़े या उसके बराबर हैं, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा इजी लगा होगा, ठीक है। ओके, इसी तरह से जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने भी सेट्स लिखवाऊंगा सबको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखकर दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में इतना सही से बैठ जाएगा, जिस तरह से आपको रोस्टर फॉर्म इजी लगता है वैसे ही आपको सेट बिल्डर भी लगा करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब सेट बिल्डर फॉर्म सीखने के बाद एक चीज और हम इसमें सीख लेते हैं। मान लो आपको किसी ने बोला कि एक सेट है वोवल्स का, जिसमें है A-E-I-O-U। अब सर इसमें तो कोई नंबर्स है नहीं, तो हम इसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर दोबारा हम सेम ही काम करेंगे। हमने V नाम का एक सेट कंसिडर किया, ब्रैकेट डाली, और ब्रैकेट डालने के बाद मैंने फिर दोबारा x माना, सच दैट x बिलोंग्स टू वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, बात खत्म, ठीक है ना। तो बस इतना ही आपको करना होता है। इसके अंदर आपको कोई नेचुरल नंबर को से छोटा है या बड़ा है, ये तो आप कुछ लिख ही नहीं ना सकते, तो आपको सिंपली लिख देना है। जब भी कभी भी कोई इंग्लिश अल्फाबेट्स हो, किसी के नाम हो, तो आप सिंपली लिख दोगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू दिस, दैट्स ऑल, ठीक है ना। ओके, अब पहली 2 चीजें हमने पढ़ ली, डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब तीसरी चीज हम पढ़ेंगे, कितने अलग अलग प्रकार के सेट्स हमारे मैथमेटिक्स के अंदर रेजाइड करते हैं। तो सबसे पहले सेट्स होते हैं फाइनाइट सेट्स। बेटा जितने भी आपके पास में ऐसे डाटा के फिगर्स होते हैं जो आप मेजर कर सको, जिसको आप काउंट कर सको, उन सारे के सारे सेट्स को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक जगह है, यहां पर हमने एक बैग रखा, इस बैग में कितनी बॉल्स हैं, ठीक है ना। तो आप खुद जानते हो बैग में हमने जितनी भी बॉल्स भरी होंगी वो सारी काउंट करने पे कोई नंबर ही होएगा ना उसका, तो ठीक है ना। तो ऐसे का सेट क्या होएगा, फाइनाइट सेट। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सिर पर कितने बाल हैं, ये कौन सा सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है। भले ही वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, पर है तो वो मेजरेबल, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं आपको बोलूं कि सारे नेचुरल नंबर्स कितने हैं, तो आप सोचने लग जाओगे कि ये तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे का सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। अगर मैं आपको बोलूं कि इस दुनिया में कुल मिलाकर कितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, पूरे हमारे यूनिवर्सल सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, आप फिर से काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काउंटेबल होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन काउंटेबल होती हैं। काउंटेबल चीजों को हम बोलते हैं वो फिनिट सेट बनाते हैं, नॉन काउंटेबल चीजों को हम बोलते हैं कि वो इनफाइनाइट सेट्स बनाते हैं,
ठीक है ना। अब इसी तरह से कुछ ऐसे भी सेट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं ऐसे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स बताइए जो 1 से छोटे हैं। अब भाई साहब आप अच्छे से जानते हो कि नेचुरल नंबर्स 1 से बड़े ही होते हैं सारे, छोटा तो कोई नहीं होता। तो मतलब सच अ टाइप ऑफ सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट के बारे में एक बात याद रखना कि एम्प्टी सेट को हमेशा हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय फाई। और एक बात और अपनी नॉलेज में ऐड कर लो कि इस फाई वाले सेट को बच्चों आपको कभी भी ये ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना होता, ठीक है जी। एम्प्टी सेट मतलब ये सिर्फ फाई होता है, इसको कभी भी ब्रैकेट्स के अंदर बंद नहीं करना होता, ठीक है। ओके, बात हमें समझ में आ गई। अब फोर्थ टाइप ऑफ सेट हम पढ़ेंगे, दैट इज सिंगलटन सेट। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाता हूं। ओके, मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि एक इक्वेशन है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर x की जितनी भी वैल्यूज है ना वो सारी की सारी कितनी होंगी, उन सारी की सारी वैल्यूज का सेट बनाओ। तो आप अब अच्छे से जानते हो कि ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर x की एक फिक्स वैल्यू होगी, वो x की वैल्यू क्या होगी 2। तभी तो 2 इंटू 2 4 बनेगा और 4 माइनस 4 फिर 0 हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात। तो कभी भी अगर आपसे कोई इक्वेशन के विषय में बोले कि इसके अंदर x की सारी वैल्यूज का सेट बताओ, ठीक है ना, तो आप देखते हो कि इक्वेशन में इक्वालिटी होती है, मतलब वो किसी चीज के इक्वल होता है। तो वो किसी चीज के इक्वल तभी हो सकता है जब x की आप वही पर्टिकुलर वैल्यू भरेंगे। तो यहां पर x की सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, 1। तो जब भी कभी भी हमारा कोई ऐसा सेट बने जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू प्रेजेंट हो, सच अ टाइप ऑफ सेट इज नोन एज सिंगलटन सेट, ठीक है ना। तो अब कुछ बच्चे इस एग्जाम्पल को सुनकर ना अपने दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बिठा लेते हैं। वो दुनिया में जितनी भी इक्वेशंस होती हैं सारी की सारी इक्वेशंस को सिंगलटन सेट ही बोलते हैं ना। अरे भाई आप खुद जानते हो, मान लो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें x की कितनी वैल्यूज होने वाली है, 2 होने वाली है ना। मतलब मान लो इसमें x की वैल्यू एक a है और एक b है, इसमें 2 वैल्यूज होने वाली है। दिस इज नॉट अ सिंगलटन सेट। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो भी इक्वेशन होती है मैथ्स में जिसमें x की पावर 1 होती है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, जिसमें x की पावर क्या होती है 1 होती है, सच अ टाइप ऑफ इक्वेशन is known as singleton set. Such a type of equation falls in the category of singleton sets. ठीक है ना। तो सिंगलटन सेट आपको समझ में आ गया। ओके, अब समझते हैं इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स के विषय में। देखो बच्चों, मान लिया जाए आपको किसी ने एक सेट दिया 1 2 3 4 और दूसरा सेट आपको दिया A B C D। अब एक चीज यहां पर देखो कि ए बी सी डी वाला सेट एंड 1 2 3 4 वाले सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। मतलब इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। तो इन दोनों के दोनों सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट्स में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि जो एलिमेंट्स इसमें पड़े हुए हैं वही एलिमेंट्स इसमें पड़े हों, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, इसी प्रकार से मान लिया जाए अगर कोई आपको बोले कि एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 2 3 1 4, ठीक है ना। तो आप अब क्या देख रहे हो कि इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। बस उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी जंबल हुई है, ठीक है ना। तो ऐसे के सेट्स क्या कहलाते हैं, इक्वल सेट्स, ठीक है ना। तो आपको पता लग गया इक्विवेलेंट सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इक्वल सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी होने चाहिए और जिनमें वो एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए। मतलब नंबर तो उनका सेम होना ही चाहिए, वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए इंडिविजुअली, ठीक है ना। ओके, प्रॉपरली हमें टाइप्स ऑफ सेट्स के भी बारे में समझ में आ गया। अब बारी आ गई बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज नोन एज सबसेट्स, ठीक है ना। अब मैं आपको सबसेट्स लिखने सिखाऊंगा। ओके, मान लिया जाए
सबसेट्स। मान लिया जाए बच्चों आपके पास में ए नाम का एक सेट है 1 2 3 4, ठीक है, और बी नाम का एक सेट है 2 3। एक चीज आप नोटिस कर रहे हो कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो ए वाले एलिमेंट्स के अंदर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बड़ा ही इजीली बोल दोगे कि बी क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, ए का सबसेट है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, इसी तरह से अगर आपको कोई बोले कि ए नाम का एक सेट है 1 2 3 4 और बी नाम का एक सेट है अगेन 1 2 3 4, अब भी हम क्या बोल सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में पड़े हुए हैं, तो आप अब क्या बोलोगे, बी इज द सबसेट ऑफ ए। हाँ, आप एक चीज और यहां पर बोल सकते हो कि ए के भी सारे एलिमेंट्स किस में पड़े हुए हैं, बी में पड़े हुए हैं। तो अगर कभी भी बी ए का सबसेट हो और ए बी का सबसेट हो, मतलब दोनों एक दूसरे के अगर सबसेट्स हों, तो हम बड़े ही इजीली बोल सकते हैं कि ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है जी। ओके, अब दो बातें और होती हैं, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर कभी भी हमारे दोनों सेट्स सेम टू सेम हों तो वो एक दूसरे के बच्चों सबसेट्स तो हो सकते हैं, पर उनको हम प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते, वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। और इम्प्रॉपर सबसेट्स में क्योंकि ये दोनों सेट्स बराबर हैं, आप सबसेट वाले सिंबल के नीचे इक्वल भी लगा सकते हो, आप सबसेट वाले सिंबल के नीचे यहां भी इक्वल लगा सकते हो, ठीक है ना। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना। और अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो यहां पर एक चीज आप डिक्लेयर कर सकते हो कि ए और बी आपस में क्या है, बराबर है। अब दूसरी बात यह है कि बी और ए अगर सेम नहीं है, मतलब बी के एलिमेंट्स कम हैं ए के एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली, तो आप बड़ा ही सिंपली ये बोल सकते हो कि बी ए का सबसेट है, ठीक है ना। मतलब बी के एलिमेंट्स 2, 3 हैं, ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3 हैं, बी के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, पर बी के एलिमेंट्स कम है एज कंपेयर टू ए, तो बी क्या हो गया, ए का सबसेट हो गया, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, बस यही बात आपको सीखनी थी। ये दोनों बातें सीखने के बाद एक तीसरी बात और सीख लो कि जो ए है इसमें सारा का सारा बी रिजाइड कर रहा है, तो आप बड़ा ही सिंपली क्या बोल सकते हो कि ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो तीनों बातें मैंने आपको सिखा दी, सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, एंड सुपर सबसेट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। ओके, तो इसके अलावा एक चीज हम और देखते हैं। मान लिया जाए आपको किसी ने बोला कि एक ए नाम का सेट है, ये ए नाम के सेट में 1 2 3 पड़ा हुआ है, जितने भी पॉसिबल इसके सबसेट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, वो सारे के सारे लिखो, ठीक है ना। तो इसके सबसेट्स में आप सबसे पहले तो लिखोगे 1, फिर आप लिखोगे 2, फिर आप लिखोगे 3, मतलब अकेले अकेले को लिख दिया। फिर इसके बाद आप पेयर्स बना बना कर लिखोगे, जैसे 1, 2, जैसे 1, 3, 1 का 2 के साथ भी बनाया, 3 के साथ भी, 2, 3, 2,3 का हमने बना लिया, 1,2 का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक सबसेट तीनों का ही बन गया, 1 2 3। अब एक फॉर्मूला अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा, ठीक है। ओके, ये फॉर्मूला ऐसे होता है कि जब भी कभी भी आपको ये बोला जाए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, तो हमेशा आप 2 की पावर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उसको लिख दोगे। तो यहां पर 2 की पावर में हमने किसको लिख दिया, 3 को लिख दिया, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए, 8 नंबर ऑफ सबसेट्स आ गए। तो अब आपके दिमाग में ये शंका है कि क्या मैंने सारे सबसेट्स लिख दिए, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, अभी एक पड़ा हुआ है। कौन सा एक पड़ा हुआ है, वो है 5। याद रखना, किसी भी सेट के अंदर एक चीज तो डेफिनेटली होती ही होती है, वो है खालीपन, ठीक है ना। तो इसी तरह से ए नाम का जो सेट है, इसके अंदर भी एक चीज कंफर्म तरीके से है ही है, वो है खालीपन, और खालीपन को दिखाने के लिए हम एम्प्टी सेट यानी कि 5 का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर ऑल द सबसेट्स रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ सबसेट्स भी सीख लिए, और हमने ये भी सीख लिया कि सबसेट्स सारे के सारे अगर किसी सेट के लिख रहे हो तो किस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं।
रियल नंबर्स के सबसेट्स बनाने के लिए। ठीक है जी, ओके। सबसे पहली बात तो बच्चों ये रियल नंबर की ना डेफिनेशन आप सबको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने दिमाग में बिठा लो कि रियल नंबर जो है ना वो सारे के सारे नंबर्स का बाप है। ठीक है, मतलब सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं किसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं, रियल नंबर्स की ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि रियल नंबर्स में कौन कौन आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सारे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं। फिर आप ये भी बोलोगे सारे माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 -2 -1 ये सारे के सारे भी रियल नंबर में आते हैं। ओके, फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो डेसिमल्स होते हैं मतलब 1.1 1.2 1.3 ये सारे के सारे भी रियल नंबर में आते हैं। और कौन आता है बच्चों रियल नंबर में, ये सारे जो रूट्स हैं मतलब √3 √5 √7 ये सारे भी रियल नंबर में आते हैं। और रियल नंबर में कौन आता है, मान लो आपको किसी ने बोला 1/2 5/9 ऐसे सारे बेतुके नंबर भी रियल नंबर में आते हैं। ठीक है जी, तो मतलब रियल नंबर में कुछ रह ही नहीं जाता, सारे नंबर्स का बाप है रियल नंबर। ठीक है ना, तो उसी प्रकार अब बारी बारी से हम डिक्लेयर करते हैं कि किस किस को क्या क्या नाम देना है। देखो बच्चों, जो नंबर्स 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाते हैं जिनमें कोई भी डेसिमल इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब पूरे जो नंबर है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक जो नंबर जाते हैं, इसका एक सेट जब हमने बना दिया, ये सेट कहलाता है नेचुरल नंबर। बैठ गई बात दिमाग में। अब अगली बात, एक ऐसा सेट जिसमें माइनस इंफिनिटी से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक जाता है, इस सेट को हमने नाम दे दिया इंटीजर्स। ठीक है जी, अब तीसरी बात, लेट अस सपोज अगर कोई आपको बोले कि ये नेचुरल नंबर्स में कोई कमी है, ठीक है ना, वो कमी आइडेंटिफाई करके बताओ, तो मैं जवाब दूंगा नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। 1 से लेकर आगे तक जितने भी नंबर्स आते हैं सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, तो अगर मैं आपको बोलूं एक सेट है जिसमें 0 भी आता है, 0 1 2 3 और बाकी सब नेचुरल नंबर जैसा ही है, मतलब इसमें 0 भी इन्वॉल्व है, सच अ टाइप ऑफ सेट इज नोन एज होल नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको, होल नंबर। अब इसी प्रकार जो सेट के अंदर a/b जैसी चीजें होती हैं, मतलब फ्रैक्शन वाली चीजें इन्वॉल्व हो, इसके सेट को हम नाम देते हैं रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स की डिनोशन हम किससे करते हैं, q से करते हैं। ये अक्सर बच्चों को भूल जाता है, किसी क्वेश्चन में जब रैशनल नंबर्स q की फॉर्म में आ जाते हैं वो दिमाग में याद नहीं कर पाते कि ये किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर किसी भी सेट की वो बात करें और उसमें q लिख दें तो बच्चों किसके रिलेटेड बात कर रहे हैं, वो रैशनल नंबर्स के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अगर वो n लिख दें तो वो बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के साथ में रिलेटेड। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से मान लो कोई सेट है, इस सेट के अंदर रूट्स हैं, ठीक है ना, मतलब √3 √5 √7 √9 इस तरह से सारे के सारे नंबर्स हैं, ऐसे का सेट कहलाएगा इररेशनल नंबर। और इस इररेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, t से डिनोट करते हैं। तो हम एक चीज अपने दिमाग में फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ये जितने भी सेट्स मैंने लिखे हैं ना, भले ही वो मैंने नेचुरल नंबर लिखा, इंटीजर लिखा, होल नंबर लिखा, रैशनल नंबर लिखा, इररेशनल नंबर लिखा, ये सारे के सारे किससे बने हैं, रियल नंबर से बने हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख रखा है सबसेट ऑफ सम रियल नंबर्स, मतलब ये सारे के सारे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है ना, मतलब ये उसके क्या है, सबसेट्स हैं। ओके, बैठ गई बात दिमाग में। अब अगली चीज पढ़ेंगे ब्रैकेट्स के इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है ना, ओके। अब बच्चों दो प्रकार की ब्रैकेट्स होती हैं हमारे पास, एक होती है ऐसे की ब्रैकेट, दूसरी होती है इस प्रकार की ब्रैकेट। ठीक है ना, एक और भी तरह की ब्रैकेट होती है पर उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो पहले से ही किसने अपने पास में रख ली, सेट्स ने। ठीक है ना, ये होती है कर्ली ब्रैकेट्स। ये जो पहले नंबर पे मैंने ब्रैकेट बनाई है ना, इस ब्रैकेट को नाम देते हैं हम ओपन ब्रैकेट,
ये दूसरी वाली ब्रैकेट को हम नाम देते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, और ये तीसरी वाली ब्रैकेट को हम नाम देते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है जी, आई होप सो दिमाग में बैठ गया। अब ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है, मान लो ओपन ब्रैकेट में आपने लिखा 5,9, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना, 5 से लेकर 9 तक बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे 5 के बीच में कौन आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ये सारे के सारे नंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। ओपन ब्रैकेट हमें ऐसा बोलती है कि ये 5 और 9, ये जो एंड वाले नंबर्स है ना, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ इसके इन बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, इन्वॉल्व है। तो जब भी कभी भी हमें कोई ऐसी जगह पर ब्रैकेट लगानी हो जिसमें एंड वाले नंबर्स नहीं पार्टिसिपेट हो रहे, नहीं इन्वॉल्व हो रहे, तो उस समय हम कौन सी ब्रैकेट को लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट को लगाएंगे। इस तरह से ओपन ब्रैकेट सी डालकर हम डिनोट करते हैं। ओके, अब दूसरी ब्रैकेट होती है क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। मान लो मैंने आपको बोला 5,9 है, ठीक है ना। इस वाली ब्रैकेट के अंदर 6, 7, 8 आ सकता है, और अच्छी बात यह है इसमें 5 और 9 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो जब भी कभी भी ऐसी जगह पर हमें ब्रैकेट लगानी हो जिसमें एंड वाले नंबर्स भी इन्वॉल्व हो, सच अ टाइप ऑफ ब्रैकेट्स आर नोन एज क्लोज्ड ब्रैकेट्स, ठीक है ना। इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अब अगली है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करती है, सेट रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। कौन सी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो इसकी डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर ली, ठीक है जी। अब एक चौथी ब्रैकेट और मैं आपको बता दूं, दैट इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है जी। मतलब अगर कभी भी आप चाहते हो कि इस साइड का, मान लो अगर 5 नंबर है, ये इन्वॉल्व ना हो, और उस साइड का नंबर जो 9 है ये इन्वॉल्व हो जाए, तो ये जो मैंने ब्रैकेट डाली ना, दिस इज नोन एज सेमी ओपन या सेमी क्लोज ब्रैकेट। बात खत्म, ठीक है। इसके बाद सेट्स की अलग अलग फॉर्मेशंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली सेट की फॉर्मेशन है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि एक सेट है, इस सेट में 1, 2, 3, 4 अप टू 20 तक नंबर्स हैं, ठीक है ना। ये बात एक बोल दी और बात खत्म हो गई, ठीक है। अगली बात उन्होंने आपको बोली कि एक ए नाम का सेट है, इसमें 1, 2, 3 पड़ा हुआ है। एक बी नाम का सेट है, इसमें 4, 5, 6 पड़ा हुआ है। एक सी नाम का सेट है, इसमें 8, 9, 10, 11 पड़ा हुआ है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ए वाला सेट, बी वाला सेट, सी वाला सेट, कोई भी ऐसे के सेट्स हों, वो कहीं ना कहीं इस बड़े सेट के ही सबसेट्स हैं। मतलब इस बड़े सेट में इन सारे सेट्स के नंबर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मैं इस बड़े सेट को क्या नाम दे सकता हूं, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारी सिचुएशन के जितने भी पॉसिबल सेट्स हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व हों, ठीक है जी। मान लिया जाए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने एक सेट बनाया पॉसिबिलिटीज का, या तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे या फिर आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो या फिर आप एग्जाम में एवरेज स्कोर करेंगे या फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैंने एक सेट ऐसा बना दिया जिसमें सारी पॉसिबल कंडीशंस को लिख दिया। आपका एग्जाम का रिजल्ट आया और आप पास हो गए, ठीक है जी। और दूसरे किसी बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। तो मतलब ये जो यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में पहले से ही सारी की सारी बातें लिखी हुई थी, तो आपके पास होने की, फेल होने की सारी सिचुएशंस ऑलरेडी उसमें पड़ी हुई थी। तो सच अ टाइप ऑफ सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ओके, अब अगली बात है पावर सेट। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझना, ये पेपर में भी आता है, इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने स्टार नहीं लगाया इसके आगे, ठीक है, आप लगा लेना, ध्यान से समझो। अब पावर सेट बच्चों शुरू से समझते हैं। मान लिया जाए एक सेट है आपके पास 1, 2, 3। मैंने आपको बोला कि इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो सारे लिख दो। तो मैंने पहले भी लिखकर आपको दिखाए थे, एक बार फिर बता रहा हूं। आपने पहले लिख दिया 1, फिर लिख दिया 2, फिर लिख दिया 3,
फिर लिख दिया 1,2, फिर लिख दिया 1,3, फिर आपने लिख दिया 2,3, फिर आपने लिख दिया 1 2 3, ठीक है जी। इसके बाद फिर आपने लिख दिया 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने जब कैलकुलेट किया 2 की पावर 3 तो हमारे पास 8 ही सबसेट्स बन रहे थे। अगर मैं आपको बोलूं सारे पॉसिबल सबसेट्स को एक बड़े सेट में बंद कर दो, ये जो बड़ा सेट होएगा ना, ये इस सेट का क्या कहलाएगा? पावर सेट। जैसे अगर इस सेट का नाम था ए, तो मैं इस बड़े सेट को जिसमें सारे के सारे इसके सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है जी, समझ आ गया ना? अगर समझ आ गया तो कभी अब इसको भूलना मत, ठीक है। अब पावर सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो सेट होता है ना, वो खुद अपने पावर सेट का ही सबसेट होता है, ठीक है जी। तो क्या मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई? द सेट इटसेल्फ बिकम्स द सबसेट ऑफ पावर सेट। ठीक है जी, बात खत्म। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एलिमेंट्स इस पावर सेट नाम के सेट में होते हैं, वो सारे अपने आप में एक सेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाले सेट के क्या हर एक एलिमेंट सेट है? नहीं ना, वो तो एलिमेंट है। 1 2 3 4 ये वो तो नंबर्स हैं, वो तो एलिमेंट्स हैं। पर अगर मैं बोलूं कि इस पावर सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे क्या हैं? वो सारे अपने आप में एक कंप्लीट फुल फ्लेज सेट्स हैं, क्योंकि उनके आगे भी क्या डली हुई है? ब्रैकेट्स डली हुई हैं। किसी भी नंबर के आगे ऐसे ब्रैकेट का डल जाना ही उसको क्या बना देता है? सेट बना देता है। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर, ठीक है ना? तो इसी तरह से एवरी एलिमेंट इज अ सेट इन पावर सेट, ठीक है जी। 2 सबक आपने सीख लिए। अब अगला सबक, मान लिया जाए कि एक A नाम का सेट है, यह है 1,2, और एक B नाम का सेट है, यह है 1 2 3। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो A नाम का सेट है वो एक तरह से सबसेट है। किसका सबसेट है? B का सबसेट है। तो याद रखना, जब आप A का पावर सेट लिखेंगे और जब आप B का पावर सेट लिखेंगे, उसमें पावर सेट ऑफ ए भी क्या होएगा? सबसेट होएगा पावर सेट ऑफ बी का, ठीक है जी। तो अगर ए नाम का सेट बी का सबसेट है, तो पावर सेट ऑफ बी भी क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए भी क्या होगा? पावर सेट ऑफ बी का सबसेट। समझ में आ गई मेरी बात? अब अगली बात, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि ए नाम के सेट का पावर सेट, इसको जरा हम लिखकर ही देखते हैं। ओके, आपको किसी ने बोला कि ए नाम के सेट का पावर सेट लिखो। ए नाम का सेट है हमारा 1 2 3, ठीक है ना? तो इसका बच्चों पावर सेट क्या होएगा? इसका पावर सेट होएगा 1 2 3 1 2 3 अगेन 1,2 2,3 1,3, साथ में इसके 5, ठीक है ना? अब इसी तरह से लेट अस सपोज हमने एक दूसरा सेट लिखा बी नाम का सेट, दैट इज 2,3, ठीक है ना? एकदम क्लियरली देखते हैं, ये 2,3 क्या है? इसका सबसेट है ना? तो इसका मैं पावर सेट क्या लिखूंगा बच्चों? इसका मैं पावर सेट लिखूंगा 2 का सेट, 3 का सेट, 2,3 का सेट, साथ में 5। अब एक चीज आप नोट करो यहां पर कि अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की इंटरसेक्शन करता हूं पावर सेट ऑफ बी से, ठीक है? पावर सेट ऑफ ए की इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी से, मतलब दिस इज पावर सेट ऑफ बी एंड दिस इज पावर सेट ऑफ ए। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी? इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा एक 2, एक 3 और एक 2,3 और एक 5,
ठीक है ना, इसके इंटरसेक्शन में आ गया 2 का सेट, 3 का सेट और 2,3 का सेट और साथ में क्या आया 5 आया। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि A एंड B की इंटरसेक्शन करो, मतलब A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B है 2,3। ठीक है, फिर इसका पावर सेट करो, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यानी कि पावर सेट ऑफ 2,3। ठीक है जी, क्या होएगी, ऑलरेडी मैंने पावर सेट ऑफ 2,3 लिखा ही हुआ है। ठीक है ना, वो यही होएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो A इंटरसेक्शन B का पावर सेट बना वही पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ B का इंटरसेक्शन है। 3 4, इसमें भी 4 है। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है आपके लिए कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B हमेशा A इंटरसेक्शन B के पावर सेट के बराबर होता है। कभी भी इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर सवाल आते ही आते हैं। ठीक है जी। परंतु दूसरी चीज ट्रू नहीं है, ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, आप अपने आप इसको करके देखना इन्हीं 2 सेट्स के लिए, मतलब A एंड B सेट्स के लिए, कि पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B कभी भी बराबर नहीं होता पावर सेट ऑफ A यूनियन B के। ठीक है जी, दिस इज ट्रू। परंतु पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B हमेशा बराबर होता है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B के। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना, ये कभी भी बराबर नहीं होता और ये हमेशा बराबर होता है। 2 सबक मैंने आपको सिखाए पावर सेट्स के रिगार्डिंग। आपको पावर सेट लिखना भी आना चाहिए, आपको पावर सेट की प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर जाकर आप पावर सेट का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पावर सेट सबको समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम्स के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है वेन डायग्राम्स। ओके, क्या है वेन डायग्राम्स के ना, जितनी भी एग्जांपल्स मैं आपके साथ में इस समय डिस्कस करूंगा उन एग्जांपल्स के बेस पर क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो 1-आधे% की कमी होगी ना वो आपकी पूरी हो जाएगी। या फिर इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद में आप अपनी एनसीईआरटी की मिसलेनियस के ना वो स्टेटमेंट क्वेश्चंस करके देखना, लास्ट वाले वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो चलिए वेन डायग्राम हम रिवाइज करते हैं। वेन डायग्राम बच्चों होता क्या है, एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। ठीक है ना, जॉन वेन, उन्होंने सबसे पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। वो प्रॉब्लम ऐसी थी, वो कहते थे कि ये जो सेट्स लिखने का वे है ना, ये बड़ा ही आउटकास्टेड वे है, मतलब मुश्किल तरीका है। अगर कोई बड़ा डाटा हमें लिखना हो तो हमें तो ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा बनानी पड़ेंगी उसके लिए। तो मतलब ऐसे सेट्स लिखने, चाहे रोस्टर फॉर्म में चाहे सेट बिल्डर फॉर्म में, दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट मेथड। तो उन्होंने एक इजी मेथड खोजा, वो है डायग्राम्स का मेथड। वो डायग्राम्स के मेथड से कोई भी बड़े से बड़े डाटा को एनालाइज करने का एक वे हमें बताते थे। दैट वे इज नोन एज वेन डायग्राम। आपने बहुत बारी देखा होगा, जब भी कभी भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज करते हैं तो उनकी मेमोरीज को बताने के लिए सर्कल्स आ जाते हैं जिन पे अलग अलग कलर शेडेड होते हैं। वो सर्कल्स होते क्या हैं, वो बच्चों वेन डायग्राम्स ही होते हैं। ठीक है ना, और सबसे पहली बारी ये वेन डायग्राम्स किसने लिखकर बताए थे, जॉन वेन ने। ठीक है, तो देखते हैं जॉन वेन ने क्या बोला। एक एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझेंगे। लेट अस सपोज एक सिटी है, लेट अस सपोज लुधियाना है वो सिटी। इस लुधियाना सिटी में कोई भी अगर बंदा रहता है उसको एक लैंग्वेज तो डेफिनेटली आती है, दैट इज हिंदी। ठीक है ना, हिंदी या पंजाबी उनको आती है, हम हिंदी मान लेते हैं कॉमन लैंग्वेज। ठीक है ना, तो एक तरह से लुधियाना के अंदर अगर 100% पॉपुलेशन है उनको हिंदी आती है। हमने ऐसा मान लिया अगर लुधियाना में 8000 पीपल रहते हैं तो इन 8000 के 8000 पीपल को हिंदी आती है। इनमें से कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी आती है। ठीक है जी, लेट अस सपोज इनमें से 50 बंदे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश भी आती है, पर इन 50 को इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी तो आती ही आती है। ठीक है ना, ओके। इसको वेन डायग्राम में अगर मैंने बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा। सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक इस तरह से हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। इस फिगर को हम नाम दे देंगे, ये वो सारे लोगों के लिए फिगर है जिनको हिंदी आती है। ओके, इसके अंदर मैंने एक और फिगर ड्रॉ की,
ये फिगर हमें क्या बता रही है? ये उन सारे लोगों के लिए फिगर है जिनको इंग्लिश आती है। तो देखो ये डायग्राम ना इतना स्पष्ट डायग्राम है, ये हमें बता रहे हैं कि हिंदी वाले लोगों को साथ में इंग्लिश भी आती है। मतलब जिनको इंग्लिश आती है ना, ऐसा नहीं कि उनको हिंदी नहीं आती, उनको हिंदी भी आती है, इसीलिए हमने इसको हिंदी वाले डायग्राम के अंदर बनाया। ठीक है ना? तो ये हमने एक तरह से क्या बना दिया? वेन डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम वेन डायग्राम्स का। मान लिया जाए कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हैं 80, नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हैं 50, नंबर ऑफ पीपल जो पंजाबी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हैं 30, नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वो है 10, नंबर ऑफ पीपल जो इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों के दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वो हैं लेट अस से 8, नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी एंड पंजाबी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हिंदी एंड पंजाबी जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं वो है 3, और नंबर ऑफ पीपल जो हिंदी इंग्लिश एंड पंजाबी तीनों के तीनों पढ़ते हैं वो है 1। ये मैंने अपने मन मर्जी से एक डाटा बना लिया। अब लेट अस सपोज इतने कॉम्प्लेक्स डाटा को आपको एक डायग्राम में दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे? बड़े ध्यान से देखना, ये डायग्राम सीखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, इसकी 100% की गारंटी है। ठीक है ना? सबसे पहले किन किन की बात हो रही है? हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है। तो बच्चों आपको 3 डायग्राम्स बनाने हैं, एक हिंदी के लिए और एक इंग्लिश के लिए और तीसरा पंजाबी के लिए। बात खत्म। इसके बाद आपको देखना है मैक्सिमम इंटरसेक्शन किसमें है। ये जो उल्टा यू हम डालते हैं ना, दिस इज फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है जी, ये जो सीधा यू हम डालते हैं दिस इज फॉर यूनियन। ठीक है जी, एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जब दो चीजों में कुछ कॉमन चीजें हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे और आप उनको बोलो कि दोनों ही ले आओ, ठीक है ना? तो मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर दोनों ही चीजें आ रही हों, दोनों ही चीजें आ रही हों, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन। और कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको चूज करना हो, या तो चाय या फिर कॉफी, दैट इज नोन एज यूनियन। तो यूनियन का हमेशा मतलब होता है बच्चों और, एंड इंटरसेक्शन का हमेशा मतलब होता है एंड। ठीक है जी। और जनरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 2 3 4, मैं आपको बोलूं इस और इस सेट में इंटरसेक्शन बताओ, मतलब ये ए सेट है और ये बी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो आप क्या बोलोगे? इनमें क्या क्या कॉमन है? 2 3 कॉमन है, तो 2 एंड 3 है इसका यूनियन, मतलब इंटरसेक्शन। अगर मैं आपको बोलूं ए एंड बी का यूनियन बताओ, तो यूनियन में आपको सारा कुछ लिखना होता है, मतलब 1 2 3 4 सारा कुछ आपको लिखना होता है। पर जो चीजें दो दो बारी आ रही हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, वो बच्चों आपको एक ही बारी लिखनी है, मतलब 2 3 मैंने एक ही बारी लिखा है। ठीक है ना? तो इंटरसेक्शन एंड यूनियन में ये डिफरेंस होता है। एक तो याद रखना, इंटरसेक्शन के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? एंड। यूनियन के लिए हमेशा क्या यूज किया जाता है? और। ठीक है ना? इंटरसेक्शन में कॉमन चीजें होती हैं, यूनियन में जो इसमें है और जो इसमें है दोनों को हम यूनाइट करके लिख देते हैं। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक तरह से दिस इज फॉर हिंदी, दिस इज फॉर इंग्लिश एंड दिस इज फॉर पंजाबी। ये वाला जो हिस्सा है आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों के लिए क्या है? कॉमन है। ये वाला जो हिस्सा है ये इंग्लिश एंड पंजाबी वालों के लिए कॉमन है। ये वाला जो हिस्सा है ये हिंदी एंड पंजाबी वालों के लिए कॉमन है। ठीक है? हम जरा पेन का कलर चेंज करते हैं। ओके, अब पता लगेगा। अब हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी मतलब तीनों के अंदर कौन सा हिस्सा आ रहा है? ये जो हिस्सा है ना, ये जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये सेंट्रल वाला जो बेटा पार्ट है ना, ये हिंदी में भी फॉल कर रहा है, इंग्लिश में भी एंड पंजाबी में भी। और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। तो मैंने यहां पर इसकी वैल्यू को लिख दिया 1। समझ आ गया? इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं हिंदी एंड इंग्लिश के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 10। अब हिंदी एंड इंग्लिश का कॉमन हिस्सा कौन सा है? ये।
तो इसमें कितने लोगों ने आना है? 10 ने आना है। एक ऑलरेडी बैठा हुआ है तो कितने और आ जाएंगे? 9। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। जब भी कभी भी आपको वेन डायग्राम्स में नंबर्स फिल करने हैं तो ऑलरेडी उस हिस्से में जितने नंबर्स पड़े हुए हैं उसको बेटा आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है और फिर बचे हुए नंबर्स को आपको रिमेनिंग प्लेस पर भरना होता है। ठीक है ना। अगली बात, इंग्लिश एंड पंजाबी के अंदर कितने नंबर्स हैं? 8। ठीक है ना। इंग्लिश एंड पंजाबी में कितने नंबर्स हैं? 8। तो दिस इज द स्पेस फॉर इंग्लिश एंड पंजाबी। ऑलरेडी इसमें कितने पड़े हुए हैं? 1 पड़े हुए हैं। 8 आपको भरने हैं तो आपने 7 और भर दिए, बात खत्म। इसी तरह से हिंदी एंड पंजाबी में कितने भरने हैं? 3। हिंदी एंड पंजाबी में अगर 3 भरने हैं, ऑलरेडी एक भरा हुआ है तो कितने और भरोगे? 2। क्लियर हो गई बात। अब पूरे के पूरे हिंदी में आपको कितने भरने हैं? पूरे के पूरे बेटा हिंदी में आपको भरने हैं 80। पहले से ही कितने पड़े हुए हैं? 9 + 1 is 10 + 2 is 12। 80 में से अगर 12 चले गए तो एज अ रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा? 68। तो बचे हुए कितने हो गए? 68। आप देख सकते हो पूरे हिंदी में कितने शामिल हैं? 80। ठीक है ना। पूरे इंग्लिश में कितने हैं? पूरे इंग्लिश में 50 हैं। ऑलरेडी कितने पड़े हुए हैं? 9 और 1 10 और 1 और 7 17। ठीक है ना। तो 50 में से अगर 17 चले गए तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बचे 33। इसी तरह से पूरे पंजाबी में कितने चाहिए? 30। ऑलरेडी कितने पड़े हुए हैं? 7 + 3 10। 30 में से 10 चले गए, 20 रह गए। तो अगर कोई भी अब आपसे पूछे कि ओनली इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, मतलब वो हिंदी नहीं पढ़ता होना चाहिए ना ही वो पंजाबी पढ़ता होना चाहिए, तो आप सिंपली बोल देंगे ये वाला जो डायग्राम है ना, इसमें जितने नंबर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसको पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे कोई बोले कि ओनली हिंदी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, ओनली हिंदी पढ़ने वाले मतलब नॉट इंग्लिश एंड नॉट पंजाबी, ओनली हिंदी पढ़ने वाले, वो इसमें आ रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोले कि पंजाबी एंड इंग्लिश पढ़ने वाले बताओ पर वो हिंदी ना पढ़ता हो, तो बेटा ये जो हिस्सा है ना इसमें 7 आ गया, इसमें पंजाबी एंड इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। इस तरह से देखो कितनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एक डायग्राम आपको दिए जा रहे हैं। तो जॉन वेन ने जो काम किया था वो एक्चुअल में इफेक्टिव काम है। ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों के काम आता है। ठीक है ना। तो आपको वेन डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब वेन डायग्राम की 1-2 प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, उन प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम्स बनाए हुए हैं। लेट अस सपोज ये वाला सेट है ए और ये वाला सेट है बी, मतलब ये सर्कल इज फॉर बी एंड दिस सर्कल इज फॉर ए। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ए और बी की इंटरसेक्शन कौन बता रहा है, मतलब अगर ए नाम का ये सर्कल है और बी नाम का ये सर्कल है, इनकी इंटरसेक्शन कौन बताता है? इनकी इंटरसेक्शन ये बताता है, मतलब जो दोनों में कॉमन है। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि a माइनस बी कौन बता रहा है, मतलब a तो आ जाए परंतु कौन ना आए? b ना आए। ठीक है ना। मतलब वी वांट कि a आ जाए पर b ना आए, तो वो कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है। ठीक है जी। तो अगर हम कभी भी चाहें a आ जाए और b ना आए, मतलब a माइनस बी, तो दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू पूरे a में से इसकी इंटरसेक्शन को कर दो माइनस। गॉट इट? ओके। इसी तरह से इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरे A में से B के ना होने को इंटरसेक्ट कर दो। ठीक है जी। मतलब B सेट, अगर ये पूरा का पूरा जो सेट है ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इतना सा जो सेट है ना ये ओनली A को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं चाहूं तो इसको A भी बोल सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको क्या बोल सकता हूं? मैं चाहूं तो इसको A इंटरसेक्शन B का ना होना भी बोल सकता हूं। मतलब ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ना, मैं इसको क्या बोल सकता हूं? A इंटरसेक्शन B का ना होना। ठीक है। ओके। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो एक बार फिर आप सुन लीजिए। लेट अस सपोज आपके पास में एक सेट है A नाम का और दूसरा सेट है B नाम का। अगर मैं आपको बोलूं A इंटरसेक्शन B बताओ, तो A इंटरसेक्शन B ये वाला रीजन बता रहा है जिसमें मैंने 1 लिखा। ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूं A इंटरसेक्शन B का ना होना बताओ, किसी भी चीज के ना होने को दिखाने के लिए हम बस उसके ऊपर क्या डाल देते हैं? डैश डाल देते हैं। ठीक है ना। तो B का ना होना, A का होना एंड साथ में ही B का ना होना, वो कौन बता रहा है? सिर्फ ये वाला रीजन बता रहा है,
सिर्फ ये वाला रीजन बता रहा है। ठीक है जी, ओके। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का ना होना, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ए में से बी का ना होना। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं ऐसा रीजन बताओ जो बी का होना बताए और साथ में ए का ना होना बताए, दैट मीन्स हम चाहते हैं बी हो और ए साथ में ही हम चाहते हैं ना हो, तो बी इंटरसेक्शन ए ना हो उसको बताने वाला कौन है? ये 3 है। ठीक है जी, मतलब इसमें बी तो है, इसमें बी तो है परंतु ए नहीं है, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं बी माइनस ए। गॉट इट। तो ये आपको वेन डायग्राम्स की प्रॉपर्टीज की भी इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है जी। एक बात और अपने दिमाग में याद रखना कि ये जो a माइनस बी होता है ना, मतलब a में से b का ना होना, ये हमेशा सबसेट होता है इस a वाले सेट का। मतलब ये जो पूरा का पूरा a का सेट है ना, ये a माइनस बी ये उसका सबसेट है। इसी तरह से ये जो b माइनस ए है ये किसका सबसेट है? ये ओनली b का सबसेट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेन डायग्राम्स की प्रॉपर्टीज भी सीख ली। ओके, वेन डायग्राम्स की प्रॉपर्टीज के बाद यूनियन एंड इंटरसेक्शन के विषय में हम बात करेंगे। ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो चीजों में कुछ सेम होना, यूनियन का मतलब होता है दो चीजों को यूनाइट करना। इंटरसेक्शन में हम सेम चीजों का एक अलग से सेट बना देते हैं, यूनियन में जो ऑलरेडी रिपीट हो रही हैं चीजें उनको हम एक ही बारी में लिखते हैं। ठीक है जी, ओके। अब इनकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि एक ए नाम का सेट है 1 2 3 और एक बी नाम का सेट है दैट इज 3 4। ठीक है, ए को बी से यूनियन करो। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे 1 2 3 4। जो नंबर रिपीट हो रहा था उसको मैंने एक ही बार लिखा। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला बी को यूनियन करो ए से। ठीक है, बी को यूनियन जब हमने ए से किया तो वो हमारे पास में आया अगेन 1 2 3 4। तो यहां से आपने एक सबक सीखा कि भले ही आप ए को यूनियन करो बी से, भले ही आप बी को यूनियन करो ए से, ये नंबर्स हमेशा क्या आते हैं? सेम आते हैं। तो इधर से ही मैं आपको ये बोल सकता हूं कि जो यूनियन की प्रॉपर्टी है, जो यूनियन की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो कॉम्यूटेटिव होती है, वो कॉम्यूटेटिव के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से मान लो एक तीसरा सेट है सी नाम का। ये जो तीसरे वाला सेट है ना, ये है 4, 5। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि B यूनियन A एंड A यूनियन B के अंदर आप एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगाओ। एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी आपको क्या बताती है कि A यूनियन B को जब हमने यूनाइट किया C के साथ में, वो B यूनियन C को जब हमने यूनाइट किया A के साथ में उसके बराबर है। ठीक है जी, ओके। तो मतलब A यूनियन B कितना है? 1 2 3 4 है। ठीक है, इसको जब हमने C के साथ में यूनाइट किया, इसको जब हमने C के साथ में यूनाइट किया तो हमारे पास में क्या आया? 1 2 3 4 5। इसके बाद B यूनियन C, B यूनियन C को हम क्या बोल सकते हैं? B यूनियन C को हम बोल सकते हैं 3 4 5। B यूनियन C को जब हमने यूनाइट किया A के साथ में तो वो किसके बराबर आएगा? B यूनियन C दिस A दिस, ये आ गया 1 2 3 4 5। तो आपने देखा A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, मतलब ये दोनों के दोनों एसोसिएटिविटी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब जब मैंने A यूनियन B का यूनियन किया C के साथ में और जब मैंने B यूनियन C का यूनियन किया A के साथ में, वो बराबर है। ठीक है ना, तो फ्रॉम दिस वी कैन से ये एसोसिएटिव भी है। ठीक है जी, ये दो मेन प्रॉपर्टीज थी। इनके अलावा थोड़ी बहुत और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे किसी भी सेट का आप यूनियन के साथ में, आप एम्प्टी सेट के साथ में जब यूनियन करते हैं वो सेट ही बन जाता है। मतलब ए सेट में अगर किसी खालीपन को आप यूनाइट करोगे तो वो खुद ए सेट ही बन जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार
अगर आप ए सेट के साथ में उस ए सेट को ही यूनाइट करोगे तो अगेन वो ए सेट ही बन जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास में एक बड़ा सा सेट है 1 2 3 अप टू 20 तक, ये यूनिवर्सल सेट है। आप यूनिवर्सल सेट को इस ए वाले सेट के साथ में अगर यूनाइट करेंगे तो पता क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। मतलब यूनिवर्सल सेट यूनियन ए सेट जब आप करेंगे तो आपके पास में यूनिवर्सल सेट बनेगा। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टीज को मैंने क्लियरली आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज में हम डी मॉर्गन्स लॉज को समझते हैं। वो डी मॉर्गन्स लॉ ऐसे लॉज है ना, वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे। ठीक है ना, मतलब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो तो हिलते ही नहीं है डी मॉर्गन के बिना। ठीक है ना, तो उनके एग्जांपल्स को आप जरूर देख लेना। ओके, अगली बात है, मान लो आपके पास ए नाम का एक सेट है 1 2 3 और बी नाम का एक सेट है 2 3 4। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी करके दिखाओ, तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी क्या होएगा, इन दोनों में कुछ कॉमन, दैट इज 2 3, बात खत्म। इसी तरह से फिर मैं आपको बोलूं बी इंटरसेक्शन ए करके दिखाओ, तो बच्चों बी इंटरसेक्शन ए क्या होएगा, अगेन इन दोनों में कॉमन। तो फिर दोबारा हमने एक बात बोली कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड करता है। तो यूनियन की प्रॉपर्टी भी कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड करती है एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी कॉम्यूटेटिविटी को होल्ड करती है। ठीक है, अब अगली बात, लेट अस सपोज आपको किसी ने बोला कि ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्ट करो सी के साथ में। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन था 2 3। मैंने एक सी नाम का सेट और ले लिया, ये सी नाम का सेट है हमारे पास में लेट अस से 4 5। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी था 2 3। इसको जब हमने इंटरसेक्ट किया सी से दैट इज 4 5, तो हमारे पास में निकल के आया ए इंटरसेक्शन बी 2 3। एक काम करते हैं, ये सी वाला जो सेट है ना, इसको हम ले लेते हैं 3 4 5। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी था हमारा 2 3, इसका जब हमने इंटरसेक्शन किया सी के साथ में दैट इज 3 4 5 के साथ में, तो हमारे पास में कॉमन जो आया वो आया 3। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास में कॉमन 3 आया तो हम क्या बोल देंगे, तो हम बोल देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ में क्या आया, 3 आया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी कर दूं और फिर उसका इंटरसेक्शन करूं ए के साथ में, ठीक है, वो क्या आएगा बेटा, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 3 4। इसका जब मैंने इंटरसेक्शन किया ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन क्या बना, मतलब 3 4 का इंटरसेक्शन ए के साथ में क्या बना, ए है 1 2 3, तो इसका इंटरसेक्शन ए के साथ में अगेन 3 ही बना। आई होप सो आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों के दोनों बराबर आए, तो दिस इज गुड फॉर एसोसिएटिविटी ऑल्सो। ठीक है ना, अब एक दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हम सीखते हैं। कभी भी आप इंटरसेक्शन करते हो किसी भी सेट का फाई के साथ में, तो आपको याद होना चाहिए किसी भी सेट में एक खालीपन जरूर होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे इसकी इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगी, फाई ही आएगी। आप कभी भी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करते हो ए नाम के सेट के साथ में, वो कभी भी यूनिवर्सल नहीं आता, वो हमेशा ए सेट ही आता है। ठीक है ना, जैसे यूनियन को जब हमने किया था ना, वहां पर तो यूनिवर्सल ही आ गया था, यहां पर ए सेट आता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम डी मॉर्गन्स लॉस को समझ के देखते हैं, विद एग्जाम्पल समझेंगे। डी मॉर्गन के ऊपर क्वेश्चन आता है, डी मॉर्गन्स लॉ। बच्चों मान लिया जाए आपके पास में एक सेट है ए नाम का, यह है 1 2 3, और दूसरा सेट है बी नाम का, यह है 2 3 4,
और तीसरा सेट है सी नाम का, यह है 3 4 5। ठीक है जी। डी मॉर्गन लॉ हमें ऐसा बोलता है कि ए का इंटरसेक्शन जब आप करते हो बी यूनियन सी के साथ में, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी। ओके, फटाफट हम इसको करके देखते हैं। ये बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आया? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन आना। ठीक है ना, इनमें कॉमन क्या है? 3, 4। तो मैंने बी एंड सी के यूनियन, सॉरी इनका हमें यूनियन करना है ना, तो बी एंड सी के यूनियन की प्लेस पर मेरे को क्या लिखना है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन। बच्चों इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2 3 4 5। ठीक है जी। इसका जब मैंने इंटरसेक्शन किया ए के साथ में, ए नाम का सेट हमारे पास में क्या है? 1 2 3। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या बना हमारे पास? इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास में बना 2 3। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में आ गया 2 3 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आपके पास में आ गया ओनली 3। ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट इन दोनों के अंदर जब आपने यूनियन किया तो यूनियन करके अगेन आपके पास में क्या आ गया? 2 3 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने पहला डी मॉर्गन्स का लॉ सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है ना। इसी तरह से एक और डी मॉर्गन्स का लॉ होता है, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है जी। ओके, अब इन्हीं सेट्स को हम कंसिडर करके इसके ऊपर भी लगाएंगे। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना था बच्चों? बी इंटरसेक्शन सी था 3 4। इसको जब यूनाइट किया आपने ए के साथ में, ए नाम का सेट क्या था? 1 2 3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी हमारे पास में क्या है? ए यूनियन बी है 1 2 3 4। ओके, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में, मतलब ए यूनियन सी हमारे पास में क्या है? दैट इज 1 2 3 4 5। इन दोनों को जब मैंने इंटरसेक्ट किया तो क्या बनेगा? ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास में बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। दिस इज 1 2 3 4। इन दोनों का यूनियन आपके पास में क्या बनेगा? अगेन 1 2 3 4। ठीक है जी। तो आज के बाद ना जब भी कभी भी ये प्रॉपर्टीज लगाने की बारी आएगी ना, आपको सेकंड बारी सोचना नहीं है, आपको लगा देनी है, क्योंकि अभी अभी विद एग्जांपल्स मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रॉपर्टीज एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ ने हमें यही 2 लॉज दिए थे जिससे हमारा सेट्स काफी हद तक इजी हो जाता है। ठीक है। ओके, अगली बात हम करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स के ऊपर। ठीक है जी। बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि ए नाम के सेट में से बी नाम के सेट को माइनस कर दो, मतलब ए माइनस बी कर दो, दैट मीन्स मैं ये चाहता हूं कि ए में से बी हट जाए। ठीक है ना। तो अगर मैं ए में से बी को हटाना चाहता हूं तो हमारे पास में सिर्फ क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने दोनों के दोनों सेट्स का डिफरेंस कर दिया। ठीक है ना। तो इसी तरह से जब भी कभी भी 2 सेट्स का डिफरेंस किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि आगे वाला तो आए, कंडीशन इज इसके साथ में पीछे वाला ना आए। तो इसीलिए a माइनस बी को मैंने एक फॉर्मूले के तौर पे भी आपको बताया था, हम इसमें चाहते होते हैं a तो आए और इंटरसेक्शन में b ना आए, मतलब इसी के ही साथ में b ना आए। दिस इज नोन एज डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है ना। अब अगली बात, डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? देखो, कोई 2 ऐसे सेट्स जिनमें कोई इंटरसेक्शन ना हो, ऐसे के 2 सेट्स को आप क्या बोल दोगे? डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं बोलूं कि a नाम का एक सेट है 1 2 3 और b नाम का एक सेट है 4 5 6, तो a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या होएगा? 5, मतलब एम्प्टी। सच अ टाइप ऑफ सेट इज नोन एज डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी। तो आपको डिफरेंस भी करना आ गया, आपको डिसजॉइंट भी करना आ गया। ठीक है। अब अगली बात है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? ये जो मैं आपको बात बोल रहा था ना कि B का ना आना, ये जो ऊपर हम डैश लगाते हैं इसी को ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये ए वाला जो सेट है ये 1 2 3 है, अगर मैं आपको बोलूं कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट करो, दैट मीन्स मैं ये चाहता हूं a में से b ना आए। अब फिर से वही बात, अगर मैं चाहूं कि a में से b ना आए मतलब b का कॉम्प्लीमेंट हो जाए, तो क्या बनेगा, सिर्फ 1 बनेगा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसी के ही साथ में फुल फ्लेज सारा का सारा सेट्स आपका रिवाइज हो गया। ठीक है, एक एक टॉपिक को समझिए, उसके एग्जाम्पल्स को नोट करिए, और फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब भाई साहब क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जैसे इससे सौखा तो कोई चैप्टर है ही नहीं, और एक्चुअल में है भी नहीं। ठीक है ना। ओके, सिर्फ बात ये होती है सेट्स में ना नंबर ऑफ चीजें इतनी ज्यादा हैं और नाम इन्होंने ऐसे अजीब अजीब रखे हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट, जैसे इंटरसेक्शन, कि इनके मतलब बच्चों को क्लियर होने इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए। इसी के ही साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। ठीक है, आपको सारी की सारी बातों को नोट करना है और बार बार रिवीजन में सुनते रहना है। थैंक यू सो मच।